Okay, so hello everyone. Myself Adarsh Patel. Welcome to our beautiful Decent Star classes. जैसा कि आप सब हमारे साथ शुरू से ही पढ़ रहे हैं और लाइव प्रोसेस का चैप्टर हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया था एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमने इन डेप्थ में करा था। उसके बाद आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपके एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपने जो डिसेंट स्टार बुक है इसके नोट से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इससे हम पढ़ते हैं तो काफी हद तक हमें ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को आइए हम शुरू करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, और इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए भाई, इसको हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, जैसा कि आपको सबसे पहले पता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले क्या जरूरी है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या होता है। अगर हमें ये पता चल गया कि हर एक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे लिए वो चैप्टर इजी हो जाता है। तो चलिए हम एक इसका आउटलाइन देख लेते हैं, जो कि काफी इजी है ये चैप्टर। चलिए भाई, इसको हम शुरू कर देते हैं। तो यह है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं कंट्रोल, और दूसरा क्या है कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या चीज चाहिए, इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, और जो भी हमारे बॉडी में सिस्टम चल रहा है, जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इन सबको कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको कोऑर्डिनेटेड वे में चला कौन रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर की बॉडी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर की बॉडी। तो हर एक सेल का अपना हर एक सेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि हर एक ऑर्गन कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना? हर एक ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन का सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है? तो ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं, और इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल वे में हमारी बॉडी के अंदर में चलाना होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है। तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, तो ब्रेन कर रहा होगा। तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? और आप सब जानते हैं कि हार्मोन जैसा भी बॉडी के अंदर में कुछ चीज होता है। ठीक है ना? वो भी हमारी वो भी एक कंट्रोलिंग पावर ही है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ही चैप्टर के अंदर में वो हार्मोन वाले भी चैप्टर आते हैं। समझ में आया क्या? तो देखिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मैं आपको कुछ बताता हूँ। बॉडी को हमारे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला है ब्रेन। ठीक है ना? और ये सारा का सारा जो है, इसमें एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में पूरा नर्व का जाल बिछा हुआ है। ठीक है? एक नर्व का नेटवर्क बिछा हुआ है। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, नर्वस सिस्टम। समझ में आया क्या? इसी नर्वस सिस्टम के अंदर में ये सारा जो भी है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, अलग अलग तरीके के नर्व होते हैं बॉडी में। इस पूरे नर्वस सिस्टम में हम उनको डील करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए भाई, यहाँ पे देखिए, पहले ही लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि न्यूरल सिस्टम के बारे में इस कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो देखिएगा, हमारी बॉडी में, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो अपना एक नर्वस सिस्टम चलता है, और एक हार्मोन वाला भी मैकेनिज्म है। देखिए, एक हमारी बॉडी में, एक तो आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, तो न्यूरॉन होता है। ठीक, जो बॉडी का हमारे क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक, लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, तो भैया नर्व सेल होता है। ठीक है ना? नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन बोल रहे हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बॉडी के अंदर में ये नेटवर्क तो फैला हुआ, इसके अलावा हमारी बॉडी को ये भी तो कंट्रोल करता है, ये हार्मोन। ठीक, हम खुश हैं, हम उदास हैं, हम कैसे हैं, इसमें ये हार्मोन का भी हाथ होता है पूरी तरीके से। तो हार्मोन भी देखिए बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और ये जो न्यूरॉन है ये भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया क्या? मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर में
दोनों चीजें मिल करके हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। कौन कौन? तो न्यूरॉन और हार्मोन। तो देखिएगा, जब न्यूरॉन और हार्मोन, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो करके काम कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक, इंटीग्रेटेड सिस्टम कब बोलेंगे? जब न्यूरॉन का सिस्टम और हार्मोन का सिस्टम दोनों मिल करके एक साथ काम करता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो देखिए, जो न्यूरॉन वाला सिस्टम है, इसको किस नाम से हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया नर्वस सिस्टम। समझ में आया क्या? जो न्यूरॉन वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। सिमिलरली क्या है, जो हार्मोन वाला सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन का सिस्टम। एंडोक्राइन का सिस्टम मतलब हार्मोन वाला सिस्टम। ठीक, अब जहां पर भी बॉडी में कौन आएगा? हार्मोन वाला सिस्टम आएगा, तो उसको किस नाम से बोलोगे भैया? उसको बोलोगे एंडोक्राइन। क्या बोलोगे? एंडोक्राइन। ठीक, तो हमारी बॉडी के अंदर में दो सिस्टम हो गया, एक तो नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरी कौन सी सिस्टम हो गई? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक चाहिए होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा चाहिए होता है कौन कौन? एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, ये चाहिए होता है। तो इन दोनों सिस्टम को अगर मिला दिया जाए, तो इसी को हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। और जो हमारी पूरी बॉडी की रेगुलेशन होती है, क्या बोला? जो हमारी बॉडी की पूरी रेगुलेशन होती है, रेगुलेशन कहने का मतलब मेरा कि जो हमारी बॉडी की पूरी भैया कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है, वो इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम से होती है। मतलब कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों की मदद से होती है हमारी बॉडी की पूरी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो पूरी हमारी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये इन्हीं दो सिस्टम के आपस में तालमेल बैठा के काम करने की वजह से होता है। समझ में आया क्या? अच्छा भैया, इतना तो समझ में आ गया कि बॉडी के अंदर में दो सिस्टम होता है, एक नर्वस और एक एंडोक्राइन। तो नर्वस सिस्टम होने से क्या फायदा और एंडोक्राइन सिस्टम होने से क्या फायदा? आखिर में नेचर ने ये दो अलग अलग सिस्टम क्यों बनाया है? तो चलिए जी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्या बोला मैंने कि सर, ये जो नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी में और एंडोक्राइन सिस्टम है, तो आखिर में बॉडी के अंदर में दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं एक ही सिस्टम से सब काम हो जा रहा है? ठीक, तो चलिए जी, देखिए, बॉडी के अंदर में क्या होता है? बॉडी के अंदर में होता है, एक तो अपना नर्वस है, दूसरा एंडोक्राइन। ये तो हम 50 बार बोल चुके हैं अभी। तो देखिए, बॉडी के अंदर में एक तो नेटवर्क वाला पार्ट है। ठीक, नेटवर्क वाला पार्ट कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? और दूसरा हार्मोन वाला क्या है? ये हार्मोन वाला सिस्टम है। ये भी, अरे सर ये तो बता चुके आप। हाँ, तो इसी में आंसर छिपा हुआ है इसका। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके का मैकेनिज्म होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम अगर है, तो मान लीजिए नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ डंडी जैसा, ठीक है ना? तो नर्वस सिस्टम बॉडी में ऐसे तो पूरा फैला हुआ है। ठीक, पर कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि पूरे बॉडी के अंदर में तो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, पर बॉडी के हर एक सेल तक मैसेज पहुंचाना, बॉडी के क्या, हर एक सेल तक पहुंचाना, और सेल के अंदर क्या बोला? सेल के अंदर तक मैसेज पहुंचाना, हम कितना नर्वस सिस्टम लगाएंगे? समझ में आया क्या? इसीलिए एक हार्मोन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए बॉडी में, जिससे जिससे कि जो अपना इम्पल्स का ट्रांसमिशन है, जो अपना मैसेज का ट्रांसमिशन है, वो आसानी से हर एक सेल तक पहुंच जाए। कहने का मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है, ये हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। समझ में आया क्या? हर एक सेल तक नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम बनाया गया। समझ में आया क्या? ताकि हर एक सेल तक मैसेज पहुंचा जा सके। चलिए जी, अब हम यहाँ पे थोड़ा इसी लाइन को एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। न्यूरल सिस्टम होने से क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने बता दिया आपको। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि एक नर्व ए है, फिर इस नर्व को मिला मान लो क्या? मैसेज। इसको मिल गया मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज।
अरे कोई सा भी मैसेज इस नर्व को, मान लो नर्व ए को मिल गया मैसेज, अब ये क्या करेगा, अब ये दूसरे नर्व को मैसेज देगा, फिर ये नर्व क्या करेगा, तीसरे नर्व को मैसेज देगा, फिर ये नर्व चौथे मैसेज को देगा। इसी तरीके से जो अपना मैसेज है क्या है, जो मैसेज है ये प्रोडक्शन हाउस से लेकर के, मतलब जहां पर इम्पल्स जनरेट हुआ वहां से लेकर के जो अपना टारगेट ऑर्गन है, कौन है, जो अपना टारगेट ऑर्गन है यहाँ तक पहुंचाया जाता है। ठीक, तो नर्वस सिस्टम ये काम करता है। पर मैंने क्या बोला, अगर मान लो यहाँ पे गैप है, ठीक है ना, अब सेल के अंदर जाना है तो हर एक सेल के अंदर तक नर्वस सिस्टम को पहुंचना ये नामुमकिन जैसा है। ठीक है ना, सेल के अंदर हम थोड़ी ना कितना वायर बिछाएंगे, समझ में आया। तो इसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे कि मान लो ये सेल है, नर्वस सिस्टम यहाँ तक लेकर के आया, सेल के पास तक लेकर के आया, अब यहाँ पे कुछ हार्मोन निकले और वो हार्मोन क्या करे, सेल के अंदर मैसेज पहुंचाए, तब तो मजा आ जाएगा। तो ऐसा ही नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे क्या आ रहा है, कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, ठीक है ना, तो डिलीवरी वाला क्या करता है, कंपनी से आपके घर तक लेकर के आता, अब घर के अंदर थोड़ी ला करके आपके कमरे तक थोड़ी पहुंचाता है, घर के बाहर आ जाता है, फिर कहता है टिन टिन हेलो गोलू तुम्हारा पार्सल आ गया है, फिर गोलू जाता है दौड़ के, फिर क्या करता है, गोलू पार्सल रिसीव करता है, फिर वो घर के अंदर लेकर के आता है। तो जो डिलीवरी वाला था, जो वहां से लेकर के आपके घर तक आया, ये क्या है, एक नर्वस सिस्टम है, या फिर कंपनी से लेके डिलीवरी वाला जो घर तक लाए, नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है। और आपके घर के अंदर डिलीवरी वाला थोड़ी आएगा भाई, इसके अंदर तो गोलू ही जाएगा। तो ये जो गोलू मटोलू है, ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इसी तरीके से बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल करके काम करते हैं। ठीक, देखो कंपनी में कोई चीज बना, कंपनी वाला किसी दूसरे को दिया, कोई दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके हमारे घर तक आता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट एक जगह आया, फिर दूसरे जगह पे आया, फिर तीसरे जगह पे आया, इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म चलता है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमारे घर के अंदर आ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये एंडोक्राइन है, अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म खत्म हो गया। देखिएगा भैया ऐसा ही कुछ है, न्यूरल सिस्टम क्या करता है, न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट रिपीट कोऑर्डिनेशन करता है। देखिए अगर एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट है, जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है, एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे स्विच दबाए, यहाँ पे बटन दबाए, तुरंत यहाँ पे बिजली की बत्ती, दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। समझ में आया क्या, जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, अपना घर के अंदर ऑन ऑफ का स्विच है, हम तुरंत बटन दबाए, तुरंत यहाँ पे हमारा अगर बल्ब है तो बल्ब जलने लगा, अगर यहाँ पे हमारा पंखा है तो हमारा पंखा चुक 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 नाचने लगा। समझा क्या, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये जो न्यूरल सिस्टम है ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लेंथ वाइज है, ठीक है ना, जो जो नर्व है, ये नर्व सेल हमारे बॉडी के अंदर पूरा फैला हुआ है, एक जाल है, एक नेटवर्क है, एक वायर है, खटाखट खटाखट सिग्नल पहुंचता जाएगा। ठीक है ना, पर हार्मोन क्या होगा, हार्मोन कोई वायर थोड़ी है, समझ में आया। तो ये धीरे धीरे मैसेज को पहुंचाता है, समझे। चलो भाई, इसके आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। चलिए जी, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो अपना न्यूरॉन का पार्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। समझ में आया क्या, ये जो अपना न्यूरॉन का पार्ट है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें पहले हम कुछ लाइन देख लेते हैं, जो अपना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा हुआ है इसको हम देखते हैं, फिर हमें जो न्यूरॉन वगैरह का पार्ट है इसको हम पढ़ते हैं। चलिए भैया, तो क्या लिखा है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रिपीट कोऑर्डिनेशन एमोंग आर्गन। ठीक है ना, हर एक आर्गन में क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट रिपीट कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। कौन, अपना ये जो है भैया न्यूरल सिस्टम। ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखा है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है फास्ट होता है। क्या, कैसा, ये तो मैंने समझा दिया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है क्योंकि ये वायर जैसा है और तार तुरंत मैसेज को लेकर के जाएगा, तो फास्ट होगा। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ध्यान समझना, शॉर्ट लिफ्ट का मतलब जैसे कि मान लो किसी ने आपको पिंच किया, ठीक, और जैसे ही हाथ हटाया, वो एक बार सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया, उसके बाद जैसे कोई पिंच कर रहा था, हाथ हटाया, वो सिग्नल खत्म, इम्पल्स खत्म, ये जो मैसेज दे रहे हैं ना हम, स्टिमुलाई स्टिमुलाई हटा लिया, ठीक है ना, उसके बाद तुरंत दर्द खत्म। समझ में आया? ये जो न्यूरल सिस्टम से जो भी इम्पल्स जाता है, ये तो फास्ट जाता है, पर ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि मान लो कोई हॉट चीज है, अरे हॉट चीज, हाँ हॉट, मान लो कोई गर्म बर्तन है, भाई क्या गंदे बच्चे हो तुम लोग। अगर मान लो कोई हॉट वेसल्स है, इसको हमने टच किया, तुरंत दिमाग
पे हमारे सिग्नल पहुँच जाएगा, अरे भाई ये तो बहुत हॉट है, ठीक? तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसा हम थोड़ी सोचते हैं, ओह! हॉट है, वेरी हॉट, मज़ा आ रहा है, छूने दो, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आया? तो ये जो सिग्नल होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, समझा क्या? चलो भैया, इसके आगे ये जो मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम जब बॉडी के अंदर में डेवलप है, तो इस एंडोक्राइन भैया को डेवलप करने की ज़रूरत क्या थी? तो देखिए, एंडोक्राइन भैया को डेवलप करने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या लिखा है? मैंने क्या बोला? जो नर्व के फाइबर है, ये हर एक सेल के अंदर तक थोड़ी पहुँच पाएँगे। जैसे कि मान लो ये सेल है, अब इस सेल के अंदर तक थोड़ी नर्व फाइबर जाएगा। तो इधर कौन लेकर के जाने वाला है? तो केमिकल लेकर के जाने वाला है। इसीलिए इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ा बॉडी को, समझा क्या? तो देखो, एज़ द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट, मतलब हर एक सेल के अंदर में नहीं जा सकता। ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीडेड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड, और सेलुलर फंक्शन को तो हमेशा हमें चलाना ही है, ठीक है ना? तो जो नर्व के फाइबर हैं हर सेल के अंदर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए एक हार्मोन वाला भी मैकेनिज्म नेचर ने बना करके रखा हुआ है। तो देखिए भगवान कितने इंटेलिजेंट है, तो गजब की बॉडी बनाई भैया। चलिए जी, इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो भैया, क्या लिखा है? ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड और दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। ये तो मैंने बता दिया, एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेशन, ये जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होता है ना, एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेशन है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, समझे क्या? चलो भाई, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या है? ये जो अपना हमने बता दिया सारा कुछ, हम बस लाइन पढ़ते जा रहे हैं। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के हमारी बॉडी में क्या लिखा है? जॉइंट कोऑर्डिनेट, दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो भी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, दोनों मिल करके रेगुलेट करते हैं। चलिए जी, इसके आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, हर एक चीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जैसे आप जानते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? बॉडी। इसी तरीके से एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फेफड़ा, लंग्स। समझ में आ गया? इसी तरीके से जो अपना नर्वस सिस्टम है, इसके पहले मैं किडनी भी पढ़ाया था, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी, किडनी। समझे? इसी तरीके से जो ये अपना नर्वस सिस्टम है, क्या है? नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? क्या होता है सर? तो ये होता है हमारा नर्व। क्या होता है? नर्व, ठीक है ना? नर्व में क्या? अरे सर नर्व क्या कौन क्या चीज होता है? तो नर्व का मतलब बोले तो, नर्व ना बोल के बेटा जी इसमें लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? न्यूरॉन। क्या बोला? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर होल नर्वस सिस्टम, ठीक? अब न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ लेंगे। ये चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म, उसके बाद आधा चैप्टर ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है। ये बहुत इजी है, बहुत ही बहुत इजी है, समझा क्या? बस तुम साथ साथ पढ़ते जाओ। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है तो मत पढ़ो भाई, कौन तुमको बैठा के पढ़ा रहा है? चलिए जी, वेरी सिंपल, सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। देखिए जी, एनिमल एनिमल की बॉडी के अंदर में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना? इसी नर्वस सिस्टम से पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हाँ, एंडोक्राइन भी मिला हुआ है, हमको याद है, भूला नहीं है। चलिए भैया, इसके बाद इस नर्वस सिस्टम को देखो, पूरा पढ़ने के लिए मजा के पार्ट, जो के पार्ट यार, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर हम इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं तो हमारी स्टडी बहुत इजी हो जाएगी। चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन की को हम पढ़ेंगे, अभी इसका हम स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाएंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको देखते हैं। एक टर्म होता है स्टिमुलाई, ठीक है ना? स्टिमुलाई क्या होती है? स्टिमुलाई क्या होती है? अरे स्टिमुलाई बहुत आसान चीज है। स्टिमुलाई क्या होती है? इंजेक्शन लगा, दर्द हुआ, इंजेक्शन इज अ स्टिमुलाई, समझा क्या? किसी ने छुआ, मजा आ गया, दैट इज दैट जिसने छुआ, दैट इज द स्टिमुलाई। अरे सर क्या बात करते हैं आप? हाँ भाई, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन को दे रहा है,
समझे, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन पैदा कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई। समझे, ये स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, ये स्टिमुलाई केमिकल भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, ये स्टिमुलाई बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अरे समझे क्या, मतलब कि जो स्टिमुलाई होती है फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, और बायोलॉजिकल भी होती है। अरे समझे क्या, समझे क्या, ये स्टिमुलाई होती है। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा डिफिनीशन, एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट विच क्रिएट डिस्टरबेंस ऑन रिसेप्टर। ठीक, कोई छू लिया, डिस्टर्ब हो गए, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई। ठीक है ना। डॉक्टर की ने इंजेक्शन लेकर के आया, अरे घबराहट हो गई, अरे अरे अब तो लगेगा भाई, लगेगा, अब तो लगेगा जोरों का झटका, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ठीक है ना, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई। यहाँ पे डिस्टरबेंस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे डिस्टरबेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम पिंचिंग कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे इतने सरफेस के अंदर में क्या हो रहा है, एक केमिकल जो भी है ये सीक्रेट होता है, जैसे हिस्टामिन हो गया। ठीक है ना, तो इसके वजह से क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी। मतलब कहने का मतलब आप सिंपल में समझो, अगर कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर में डिस्टरबेंस पैदा करे, इसकी वजह से एक इंपल्स जनरेट हो रहा है, इंपल्स मतलब बोले तो मैसेज जनरेट हो रहा है, और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जा रही है। तो जिसके वजह से, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई। समझे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, किसी ने छुआ होगा, अगर किसी ने टच किया, तो भी हमें पता लगेगा ना भाई, हाँ ये कौन टच किया है। ठीक है ना, ये तो हम जानेंगे ही। तो दैट पर्सन इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, क्यों, क्योंकि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अरे समझ में आया क्या। चलो भैया, देखो यहाँ पे स्टिमुलाई अलग अलग तरीके की हो सकती है। स्टिमुलाई जो होती है, हम हीट को भी स्टिमुलाई मान सकते हैं, जैसे कोई गर्म वेसल्स है, हम अनजाने में हम इसको ठंडा समझ के छू लिए, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हीट भी एक स्टिमुलाई है, क्योंकि हीट क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट है, ठीक है ना, हम इसको टच कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। ठीक है ना, तो ये भी स्टिमुलाई के तरीके से, पेन पेन पेन, दर्द 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 दर्द, अगर पेन नो गेन, क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या मास्टर बात बोल दी है, नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं, आराम से बैठ करके, तन मन धन तीनों तरीके लगा करके बैठ के बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है ना, बॉडी को कष्ट दो, बॉडी को पेन दो, तब जा करके कुछ गेन होगा इन फ्यूचर, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रीवियस डॉट कनेक्टेड। समझा क्या, मतलब जितना तुम मेहनत आज कर रहे हो, ये सारा मेहनत एक दिन तुम्हें रिजल्ट देगा। आज तुमको लग रहा है कि अरे हाँ सर हम इतना पढ़ रहे हैं, अरे भैया इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है, हम क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है ना, इम्प्रूव करते जाओ, गलती देखते जाओ, पढ़ते जाओ। एक दिन क्या होगा, एक दिन अचानक से तुम्हारे मार्क में वेरिएशन आएगा। समझ में आया क्या। तो हर एक डॉट कनेक्टेड है, हर एक डॉट पीछे से कनेक्ट होता जाएगा, एक दिन आगे जाकर के तुमको रिजल्ट देगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक दो पॉइंट एक लाइन बनाना है, तो क्या, तो सबसे सिंपल तरीका है, पता होना चाहिए ना कि एक लिमिटेड लाइन कितना बनाना है। जैसे तो उसके लिए क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, एक पीछे का पॉइंट और एक आगे का पॉइंट। अगर पीछे का पॉइंट ही नहीं रहेगा तो हम आगे का पॉइंट कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। समझे, तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, हर एक डॉट कनेक्टेड है, बस पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओगे फिर मजा आ जाएगा। ब्रेन को क्या दो, बार बार स्टिमुलस दो, याद करने का स्टिमुलस दो, ताकि ब्रेन हर एक चीज याद करे। ठीक है ना, ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलो, तब जाकर के ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक, चलो भाई, इतना तो मोटिवेशन हो गया, अब आगे बढ़ देते हैं। टच समझ में आ गया होगा, ये सर टच टच हम समझ रहे हैं, हाँ समझ लो भैया। चलो भाई, इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं, और अलग अलग बॉडी पार्ट में लगा होता है। जैसे कि बॉडी के टच रिसेप्टर, ठीक है ना, अगर स्किन में हमारे सारे क्या है, बॉडी के जितने भी स्किन है, तो इसमें सब क्या है, टच रिसेप्टर, इसको हम टैक्टाइल रिसेप्टर भी बोलते हैं, आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो टच रिसेप्टर भी होता है हमारी बॉडी में। ठीक, इसी तरीके से जैसे हम कोई भी स्मेल ले रहे हैं ना, जैसे मान लो कोई कोई अच्छा सा परफ्यूम हुआ, इसको हम महक ले रहे हैं, ठीक है ना, तो नोज में भी हमारे रिसेप्टर लगा होगा ना। तो नोज में कौन सा रिसेप्टर है, तो जो नोज में भैया रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हाँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। मान लो कोई खुशबू है, अरे वो खुशबू नहीं यार, खुशबू इन द सेंस की परफ्यूम की खुशबू, इसको हमने क्या किया, कर लिया, इस खुशबू को हमने जब
क्या बोलते हैं, जब इस खुशबू को हमने सूंघा, ठीक है ना, जब इस खुशबू को हमने स्मेल किया, ठीक है ना, हमारे नाक पे आया, तो नाक पे हमारे क्या लगा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लगे हैं। इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को मजा आया, बोला क्या वाह, क्या गजब की खुशबू है, ठीक। फिर इस खुशबू का जो सिग्नल है हमारे ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने पहचान लिया, ठीक है ना। तो ये जो खुशबू है ये क्या है, एक स्टिमुलस की तरीके से एक्ट कर रही है। अरे सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, इसी तरीके से इमली, क्या बोला, इमली, आंवला, अमला, कोई खट्टी चीज, अरे सर मुंह में पानी आ गया, अब रहने दीजिए। हाँ सुन के पानी आया, ठीक है ना। तो हमारे टंग टंग से हम किसी भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टंग पे कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है, तो टंग पे हमारे लगा हुआ है क्या, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर है हमारे, ये टंग पे लगा होता है, ठीक है ना। जीभ पे, जीभ पे क्या है, एक गस्टेटरी रिसेप्टर। इस गस्टेटरी रिसेप्टर से क्या होता है, हम कोई भी चीज को टेस्ट करते हैं कि जो भी फूड है सावर है सॉल्टी है कैसा है, इसको बताने का काम कौन करता है, यही गस्टेटरी रिसेप्टर। हमारे जीभ पे क्या होता है, टेस्ट बड लगे हुए होते हैं, इसी टेस्ट बड के पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। चलो भैया, और स्किन से हम हीट वगैरह, ठीक है ना, मतलब हम टेम्परेचर पता करते हैं, तो हमारी स्किन पे थर्मो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, समझ में आया भैया। ये जो हमारा स्किन है क्या है, स्किन है, इसमें कौन सा रिसेप्टर है, तो थर्मो रिसेप्टर है। आगे इसको हम टेक्टाइल रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा सर, हम देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, रे बहुत मार मारेंगे, किसी को नहीं देखना है, दिन भर किताब में देखना है, समझा क्या। तो आई में भी हमारी रिसेप्टर लगा हुआ, तभी तो हम कोई चीज देख पा रहे हैं। अगर मान लो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आई तो हमारी आंखें तुरंत बंद, अगर कम इंटेंसिटी की लाइट आई तो आंखें तुरंत ओपन, ठीक। तो इस तरीके से होता है ना। तो मतलब कि आंख में भी रिसेप्टर लगा हुआ है, तो जो आंख में रिसेप्टर लगा हुआ है, दैट रिसेप्टर इज नोन एज द फोटो रिसेप्टर। क्या बोला, फोटो रिसेप्टर। अच्छा सर, तो सब बता दिए, तो कान वाला भी बता दीजिए, कान क्यों छोड़ रहे हैं, कान, ईयर में हमारे क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर। अरे सुनने का काम है ना, ऑडियो, ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड, ऑडिटरी रिसेप्टर लगा होता है कान के अंदर, समझे भैया। हाँ भैया, समझ गए। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ऑडिटरी रिसेप्टर वगैरह सब समझने के बाद चलिए हम कुछ न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, समझे क्या, न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि जब तक हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का उतना अच्छा आइडिया नहीं हो पाएगा, ठीक। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। चलिए जी, देखिए आपको दिख रहा होगा, पार्ट ऑफ न्यूरॉन विद दिस फंक्शन। तो यही जो न्यूरॉन है क्या, यही जो न्यूरॉन है, ये जो पूरा का पूरा है जो भैया अपना न्यूरॉन है, ये क्या है हमारा, ये न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अरे समझेगा, यही न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। तो देखो ये न्यूरॉन कैसा है, ये इसी न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल भी कौन है, यही न्यूरॉन है। बॉडी की हमारी लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है, न्यूरॉन। अच्छा आपने एक और चीज पढ़ा है, बताना जरा, बताओ तो भैया। एक लार्जेस्ट सेल भी होती है, लार्जेस्ट, क्या, LARGEST, एक होती है लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल कौन होती थी, क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। तो पीछे का भी कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए यार। तो देखो न्यूरॉन क्या हो गया अपना जो है, ए लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल हो गया, ठीक। न्यूरॉन क्या हो गया, तो सर लिख दीजिए ना, लॉन्गेस्ट सेल होता है। और यही जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अरे सर हो गया, एक ही बात को कितनी बार बताओगे, इतनी बार बताएंगे जब तक जितनी बार में तुमको याद हो जाए, समझे। चलो भाई, मेरा मर्जी, हम जितनी बार मन करे उतनी बार बताएं, तुमको पढ़ने से मतलब है, तुम पढ़ो। सर क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी। चलो, चलिए भैया,
तो देखते हैं यहाँ पे ये जो अपना न्यूरॉन है, इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, समझे? एक तो होता है सेल बॉडी वाला पार्ट, क्या होता है? एक सेल बॉडी वाला पार्ट, ठीक है ना? और एक होता है अपना एक्सॉन वाला पार्ट, ठीक? तो ये मेन 2 पार्ट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के अंदर के, ठीक है ना? तो देखिए, इस सेल बॉडी जो होता है, ठीक है ना? इस सेल बॉडी इसको हम साइटोन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना? जब भी आप सेल बॉडी की बात करते हैं तो देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये अपना सेल बॉडी है। इसके ऊपर सब सेल बॉडी है, इसके ऊपर ये जो पूरा है ये क्या है? सब सेल बॉडी के अंदर में आता है। कुछ-कुछ लोग इसको 3 पार्ट भी बताते हैं, डेंड्राइट को भी एक अलग पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, पर ये इसी में है, मतलब इस सेल बॉडी के ही अंदर में है, ठीक? तो देखो अ, होता क्या है, ये जो ट्री जैसा है, जो पौधे के जैसा दिख रहा है ना, ये जो ऐसा-ऐसा नेटवर्क जैसा ये जो ब्रांचेज हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलते हैं। अच्छा सर इसको डेंड्राइट बोलेंगे, हाँ डेंड्राइट बोलेंगे। इसका काम बता दीजिए। तो डेंड्राइट का काम होता है किसी भी स्टिमुलस को, क्या बोला? डेंड्राइट का काम होता है किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना। डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है, किसको? स्टिमुलस को रिसीव करता है और कहाँ पे ट्रांसमिट करता है? इधर, इधर की तरफ। जैसे डेंड्राइट ये क्या कर लिया? स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, ठीक है ना? अब ये जो मैसेज होगा इसको सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट कर देगा, ठीक? तो ये काम हो गया डेंड्राइट का। अच्छा सर समझ में आ गया हमको डेंड्राइट का जो काम बताए, समझ में आ गया। चलिए सर इसके बाद जो काम है अपना है ये सेल बॉडी का, ठीक है ना? ये जो है ये जो पूरा पोर्शन है हमने क्या बोला है? सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक? सेल बॉडी क्या होता है? इस पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करने वाला काम यही सेल बॉडी करता है, ठीक? अच्छा सर इस सेल बॉडी में ऐसा क्या चीज है कि जो इस पूरे पार्ट को कंट्रोल कर रहा है? तो एक सेल को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? ठीक है ना? सेल को कंट्रोल करता है कौन है? तो न्यूक्लियस करता है ना, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? किसी भी सेल का जो कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस होता है। इसी तरीके से अगर इस सेल बॉडी है, इस पूरे न्यूट्रॉन को भी कंट्रोल करना होगा ना? हाँ सर कंट्रोल तो करना होगा। तो कंट्रोल करना होगा तो उसके लिए कौन आएगा? ये न्यूक्लियस काम आता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक? तो न्यूक्लियस क्या करता है? इस पूरे इंटायर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है ये अपना प्यारा सा न्यूक्लियस, ठीक? ठीक है सर समझ में आ गया। अच्छा और क्या होता है सेल के अंदर में? तो भैया देखो इस सेल्स के अंदर में ऐसे छोटे-छोटे ऐसे दाने जैसे होते हैं। इवन डेंड्राइट के भी पास ये जो दाने जैसे होते हैं। अच्छा सर दाना जैसा भी होता है? हाँ भैया दाना जैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम निसेल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक? इसका फंक्शन आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। निसेल्स ग्रेन्यूल क्या होता है? बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाने का काम करता है, समझे? ये निसेल्स ग्रेन्यूल क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाने का काम करता है। और भी आप आगे चल के पढ़ेंगे एक निसेल्स ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन के बारे में। तो निसेल्स ग्रेन्यूल के बारे में देखिए मैं थोड़ा-सा कुछ लिखना चाहता हूँ। निसेल्स ग्रेन्यूल क्या करता है? तो निसेल्स ग्रेन्यूल एक काम करता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे जो सिग्नल है ना इसको ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बनाता है, समझे? और यही जो केमिकल्स होता है देखो जैसे कि एक न्यूरॉन ए है, ध्यान समझना एक न्यूरॉन ए है, एक न्यूरॉन ए है, ठीक? अब इन दोनों न्यूरॉन के बीच में गैपिंग है, ठीक है ना? जैसे ए न्यूरॉन है और एक ए न्यूरॉन है, इसके बीच में जो गैप है इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक? जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से इधर आया, अब इसको इधर तक लेके जाना है लेकिन अगर एक गैप रहेगा तो कैसे जा पाएगा? ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल है, ये कुछ केमिकल बनाता है, क्या? उसी केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है देखो जैसे जो रिलीज हुआ ना ब्लू में, ये जो मैं बना रहा हूँ रेड में, ये निसेल्स ग्रेन्यूल जो केमिकल बना है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे से क्या होंगे भैया रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब रिलीज हो जाएंगे तो ये दूसरे वाले सेल का जो डेंड्राइट है, जो दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये रिसीव कर लेगा फिर इस स्टिमुलस को या फिर इंफॉर्मेशन को अब ये इधर की तरफ पहुंचा देगा। मतलब देखो स्टिमुलस पहले इधर से आया, फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ने हेल्प किया इधर तक पहुंचाने में, ठीक? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन बनाता है? तो यही निसेल्स ग्रेन्यूल बनाता है। अच्छा सर होता कहाँ पे है? तो बता दिए इसी सेल बॉडी के अंदर में निसेल्स ग्रेन्यूल होता है। समझ में आ गया? चलिए जी।
इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, जो पूरा एक पतला सा जो मेम्ब्रेन है, हर सेल के पास मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम, ठीक? चलो भाई, उसके बाद ये तो पूरा सेल पार्ट हो गया, ठीक है ना? ये अपना जो सेल बॉडी है यहाँ तक ये हो गया अपना पूरा सेल बॉडी वाला पार्ट, ठीक? उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है भैया? एक्सॉन। सेल बॉडी हमने समझा दिया पूरा, ठीक? उसके बाद एक्सॉन आता है। पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जैसे यहाँ तक तो चीजें खत्म हो गई, ठीक? पर एक ऐसा पॉइंट है जो सेल बॉडी और एक्सॉन को कनेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। ये क्या करता है? इसके बीच में जंक्शन है एक तरीके से, एक्सॉन हिलॉक जिसको हम बोल रहे हैं। और एक्सॉन हिलॉक क्या करता है? इसी स्टिमुलस को, जो स्टिमुलस मिल रहा है ना भैया, इसी स्टिमुलस को यहाँ से यहाँ की तरफ लाने का काम कौन करता है? ये एक्सॉन हिलॉक, ठीक है ना? मतलब स्टिमुलस को इधर पहुंचाने का काम किसका हो गया? ये एक्सॉन हिलॉक का काम, ठीक? चलिए सर, सेल बॉडी समझ में आ गया, और सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में एक हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक है, जो स्टिमुलस को इधर से उधर लेकर के जा रहा है। इतना में समझ में आ गया। अब आप आगे जल्दी जल्दी बताइए सर। चलिए सर, तो आगे पढ़िए सर। हाँ हाँ हाँ, चलो भैया, आगे क्या है? ये पूरा जो अपना है इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सॉन बोलते हैं, ठीक? अच्छा सर, ये जो डंडी जैसा है एक्सॉन है, हाँ ये पूरा क्या हो गया? एक्सॉन हो गया, ठीक? एक्सॉन क्या करता है? जो यहाँ से स्टिमुलस मिला है, इसको इस टर्मिनल पार्ट तक लेकर के जाने वाला काम कौन करेगा? यही एक्सॉन, ठीक? एक्सॉन क्या करता है? ट्रांसफर करता है सिग्नल को, कहाँ से कहाँ तक? सेल बॉडी से टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल तक लेकर के जाने का काम करेगा, ठीक? अच्छा सर, ये क्या ऐसा गोला गोला ऐसे क्यों ये सब बना हुआ है? तो इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो भैया, ये एक जोन है, ठीक? इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं यार, जब पढ़ ही रहे हैं तो। देखो, जैसे सेल बॉडी है ना, तो सेल बॉडी को कवर करने के लिए, सेल बॉडी को क्या है? सेल बॉडी को कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन आया। इसी तरीके से जो पूरा एक्सॉन है, इस एक्सॉन को कवर करने के लिए एक्सोलेमा, क्या होता है? एक्सोलेमा, जैसे होता है ना प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। इसी तरीके से जो एक्सॉन की कवरिंग हुई, जैसे एक्सॉन है ना, ये जो एक्सॉन की कवरिंग हो गई, ये जो एक्सॉन की कवरिंग हो गई, इसी एक्सॉन की कवरिंग को हम बोल दे रहे हैं भैया क्या? एक्सोलेमा बोल दे रहे हैं, समझे? इसी एक्सॉन की कवरिंग को हम क्या बोल दे रहे हैं? एक्सोलेमा बोल दे रहे हैं, ठीक? अच्छा सर, एक्सोलेमा क्या करता है? तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये भी इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में ही हेल्प कर रहा है एक्सोलेमा, ठीक? तो देखिएगा, एक्सोलेमा, ये एक्सॉन समझ में आ गया आपको? देखिए, उसके बाद ये जो यहाँ पे है, ये जो ऐसा ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, ठीक? ये जो इस फिगर के अंदर में क्या दिखा रहा है? ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, ठीक? ये माइलिन शीथ बनाता कौन है? तो ये श्वान सेल बनाता है, समझे क्या? ये माइलिन शीथ, देखो ये जो एक छोटा छोटा ऐसे कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये सब माइलिन, ये सब श्वान सेल है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं श्वान सेल, ठीक? ये श्वान सेल क्या करता है? तो ये श्वान सेल भैया इसी माइलिन को बनाने का काम करता है। क्या? ये जो श्वान सेल है, ये इसी माइलिन को बनाने का काम करता है। देखो, माइलिन शीथ क्या है? जैसे तार हुआ ना, तो तार अगर नंगा रहेगा तो इसका इम्पल्स कहीं भी चला जाएगा, ठीक है ना? तो वायर जो है, इसके ऊपर एक जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, वही माइलिन शीथ है। सेम जो ये न्यूरॉन है, नर्व है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेजेस क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो इम्पल्स कहीं इधर उधर ना चला जाए, ठीक है ना? और इम्पल्स अच्छे से ट्रांसफर होकर, इसलिए बॉडी के अंदर में क्या किया? इसकी कवरिंग कर दी गई। तो जैसे वायर है उसी तरीके से अपना नर्व भी है। कितना अच्छा लग रहा है देख करके। चलो भैया, जहाँ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ये जो माइलिन शीथ होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्या बोला? कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ये माइलिन शीथ जो है ये एब्सेंट होते हैं। देखो, यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, जैसे कुछ कुछ जगह है ना, ये सब, ये वाली जगह जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये वाली जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये जगह। तो इस जगह को हम बोलते हैं क्या? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं भैया? नोड ऑफ रेनवियर ऐसा पॉइंट है जहां पे ये माइलिन शीथ नहीं होता है। तो अगर मान लो कोई दूसरे न्यूरॉन को इस न्यूरॉन से कनेक्ट होना है, तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है इसी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इसी से कनेक्ट हो जाएगा। कोई दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होना रहेगा तो इसी न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले न्यूरॉन से।
ठीक। उसके बाद देखो अब इम्पल्स जो है यहाँ तक आ गया, मतलब ई टर्मिनल पे आ गया, लास्ट पार्ट तक आ गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है, तो एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल का काम ये यहाँ से इसके अंदर में कुछ ऐसा सिनेप्टिक वेसिकल होता है, समझे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इसी एक्सॉन टर्मिनल के पास यहाँ पे होता है सिनेप्टिक वेसल्स। सिनेप्टिक वेसल्स क्या बॉन्डर है सर, तो सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर में ये जो निसल्स ग्रेन्यूल केमिकल बनाया है ना, कौन, ये जो निसल्स ग्रेन्यूल न्यूरोट्रांसमीटर बनाया है, ये इसी सिनेप्टिक वेसल्स में स्टोर हो जाता है, समझे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसी सिनेप्टिक वेसल्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और कहाँ पे, यही टर्मिनल पार्ट में ही ये सिनेप्टिक वेसल्स सब होते हैं, ठीक। और जैसे ही इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन क्या हुआ, जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आया, तुरंत ये जो सिनेप्टिक वेसल्स है ना, ये जो सिनेप्टिक वेसल्स है तुरंत ही फूट जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा, और सारा का सारा केमिकल देखो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर लिखा हुआ ना, यहाँ पे निकला है न्यूरोट्रांसमीटर, तो सारा केमिकल यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केमिकल को कौन सेंस कर लेगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसके बाद फिर कहानी चलती रहेगा। तो समझ में आएगा, न्यूरल सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, कौन, अपना जो न्यूरल सिस्टम है, मतलब जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन है, ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन पहुंचाने का काम करता है। अरे इतनी बात समझ में आई क्या, चलिए जी, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे की भी बात आपको समझ में आएगी, जरूर आएगी, जरूर 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 आएगी। चलिए भैया, इसमें हम अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों मिलकर के एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये आगे का पार्ट है। देखो बॉडी के अंदर में अलग अलग सिस्टम है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के सेंटर में है, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के एकदम सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में ये हमारा क्या, दिमाग, दिमाग मतलब जो ब्रेन है, और ब्रेन के पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, समझ में आया, तो ये चीज हो गया अपने पास, ठीक। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर के बॉडी का हमारा ये सेंट्रल पोर्शन बनाते हैं। तो सीएनएस के अंदर में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज, एक ब्रेन खोपड़ी और दूसरा ये अपना स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। क्या बात है सर, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। चलो जैसे कि अब एग्जाम में क्या आएगा सर, एग्जाम में आएगा कि ये जो इम्पल्स है कैसे ट्रांसमिट होता है, और दूसरा चीज न्यूरॉन का फोटो बनाने के लिए, तो बना लोगे ना फोटो, अरे बना देना, तेरी फोटो को सीने से चिपका लूं यार सैया फेविकोल से, तो इस फोटो को एकदम फेविकोल से अपने दिमाग के अंदर चिपका लो, दिल दिमाग मस्तिष्क एकदम पूरा एकदम चिपका लो, ठीक। एग्जाम में आया तो एकदम फटाफट एकदम बना के आ जाना, एकदम मजा ला देना, समझा क्या। चलो भैया पढ़ते हैं आगे। अ, हम एक बार रीडिंग कर देते हैं ताकि आपको आसान लगे, समझ लेना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो नर्वस सिस्टम का होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के फंक्शन क्या होते हैं, तो एक्वायर इंफॉर्मेशन या फिर स्टिमुलाई, इसको एक्वायर करने का काम कौन कर रहा था, तो डेंड्राइट था ना, यही जो ट्री जैसा था ये डेंड्राइट, यही स्टिमुलस को रिसीव कर रहा था, ठीक। और क्या कर रहा था, दूसरा काम, ट्रांसमिट कर रहा था इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में एक्सॉन के पास, ठीक। उसके बाद क्या, देखो होता क्या है, कन्वर्ट द इम्पल्स केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड ट्रांसमिशन साइनेप्स, ये जो साइनेप्स, इसके बारे में नहीं बोला क्या मैंने, एक मिनट देखना, यहाँ पे है एक साइनेप्स, देखो दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह होता है, क्या बोला, दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह होता है, इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स, समझ में आया क्या। ये जो दो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन, तो इन न्यूरॉन के बीच का जो जगह है, ठीक, ये न्यूरॉन के बीच का ये जो पूरा जगह है, इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है ना। जहाँ पे जो दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं इसको बोलते हैं साइनेप्स, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या बोले, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। और इसी को हम साइनेप्टिक गैप, इसी साइनेप्टिक गैप को ही हम साइनेटिक क्लेफ्ट बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे तुम लोग। तो देखो भैया साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। और जो जंक्शन है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक। अरे समझ में आया क्या, ये जो पूरा है ना, ये जो जंक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक। और ये जो बीच में जगह है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ-कुछ पढ़ते जाते हैं। कुछ-कुछ क्या सर पूरा पढ़ा दिए अब क्या? तो पूरा पढ़ा दिए तो पूरा पढ़ लो भाई, क्या ही दिक्कत है? तो क्या लिखा है केमिकल सिग्नल, जो भी अपने पास केमिकल सिग्नल है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? ये साइनेप्स के अंदर में देखो 3 मेन पार्ट हो गए, डेंड्राइट हुआ, साइटन हुआ, एक्सॉन हुआ। इसी को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक? चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर मिशन, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है इस ये जो ट्रांसमिट हो रहा है इसके क्या स्टेप्स हैं। ठीक है ना? मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे हो रहा है इसके स्टेप्स के नाम है। ठीक, तो ये जो यार इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है, क्या बोला मैंने, ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है, अगर इसके स्टेप्स के बारे में देखना चाहो तो देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टिमुलाई को कौन पकड़ेगा, तो डेंड्राइट पकड़ेगा, फिर डेंड्राइट कर देगा इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा और उस इम्पल्स को कहां पर भेजेगा, फिर सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी क्या करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के पास, तो ट्रांसफर टू एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंडिंग तक, मतलब जो एक्सॉन टर्मिनल है वहां तक पहुंच जाएगा। वहां पे कुछ केमिकल रिलीज होगा, केमिकल कौन है, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। उसके बाद पूरी ये कहानी ऐसे आगे चलती जाएगी। ठीक है क्या? तो पूरा का पूरा यही चलता रहता है। समझ में आया क्या? चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने बॉडी के अंदर में सिस्टम बताया है, तो बॉडी के अंदर में देखो दो सिस्टम होता है। एक तो होता है सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के इस मिड लाइन में है, मतलब जो सेंट्रल एक्सिस पे है। क्या, जो हमारी बॉडी के ये जो सेंट्रल क्या है, सेंट्रल एक्सिस पे है, इसको बोलते हैं सीएनएस। इस सीएनएस में कौन आता है, दोनों आते हैं, एक तो ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं इस हमारी बॉडी के सीएनएस के अंदर में। ठीक, इसके बाद देखो भैया, इसके बाद एक और होता है पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरीफेरल। क्या बोला, पीएनएस का मतलब यहाँ पे लिखूंगा तब तुम्हें दिखाई देगा ना। पीएनएस का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखो भैया, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका मतलब पीएनएस। क्या नाम में लिखा है, पेरिफेरी, मतलब ये जो अपना ब्रेन हुआ और स्पाइनल कॉर्ड हुआ, इससे एसोसिएटेड जो भी नर्व है ना, इसको हम बोलेंगे पीएनएस। और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये है अपना सीएनएस। समझ में आ गया? बस इतना है। देखो सीएनएस क्या करता है, जैसे कि न्यूरॉन सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसी ब्रेन को ही देगा। सारा जो न्यूरॉन है सारा अपना मैसेज जो है, इम्पल्स जो है, इस ब्रेन को देगा। अब इस ब्रेन के अंदर में प्रोसेसिंग होगी ही होगी। ठीक, तो वही इसके बाद कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। देखो सीएनएस क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के उसको इंटीग्रेट करेगा, फिर उसके बेसिस पे डिवीजन देता है। ठीक है ना? उसके बेसिस पे क्या देगा, रिजल्ट देगा। क्या करता है, अगर हॉट है तो हटाना हाथ, नहीं हटाना है, डिसाइड करेगा ना ब्रेन। हाँ, करेगा। द कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट जो होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सहायता से होता है। समझे? जैसे जो भी सीएनएस जो भी पीएनएस है ना, ये सारा मैसेज लेकर के आता है, फिर ये सारा मैसेज जो है ये ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक, ये सारा मैसेज फिर यहाँ तक पहुंचेगा ब्रेन तक, मतलब पीएनएस भी हेल्प कर रहा है इंफॉर्मेशन को लाने में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी सीएनएस के ही अंदर में आता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बाहर का। ये जो स्पाइन है ना, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये क्या है, ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, जो एक नर्व का पूरा ऐसे गुच्छा है, इसको कवर करना पड़ेगा ना, तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा रहता हुआ है। ये भी क्या करता है, तो हमारी बॉडी की मैकेनिकल सपोर्ट। सोचो अगर वर्टिब्रल कॉलम ना होता तो हम ऐसा हो जाएंगे ठीक, तो ये बॉडी के हमारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, चलो इसी तरीके से पीएनएस क्या बोला मैंने, कि जैसे मान लो ये ब्रेन है, क्या है ये, ब्रेन है, और ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे नर्व लगे होंगे ना, देखो इस स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे नर्व लगे होंगे। ठीक, इसको हम बोलेंगे पीएनएस। तो ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों पार्ट हो गए किसके, सीएनएस के। और इस स्पाइनल कॉर्ड से जो
ऐसे नर्व लगे हुए हैं, नर्व फाइबर दोनों साइड में पूरे पेरिफेरी में, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये वही लिखा है, द नर्व अराइजेस फ्रॉम सीएनएस, मतलब कि जो सीएनएस से नर्व अराइज होता है इसको क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं। और पीएनएस दो तरीके के एक्शन को कंट्रोल करता है, क्या, एक तो वोलेंटरी और दूसरा होता है इनवोलेंटरी। एक हो गया वॉलेंटरी, दूसरा इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्या होता है, वॉलेंटरी नर्व, वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं, वॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं, वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, समझे। जैसे हमारा मन करेगा तो हम हंसेंगे, हमारा मन करेगा तो हम नहीं हंसेंगे, हमारा मन कर रहा हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं पढ़ाएंगे, अपने बस में है ना। तो वॉलेंटरी है, ठीक। इनवॉलेंटरी का मतलब, जैसे अरे अभी तो मेरा दिल धक 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 कर रहा है, तो मैं रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता हूँ, धक 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 कर रहा है, धक 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 करने दो, इसका काम है धक 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 करना, तुम चाह के भी नहीं रोक पाओगे, ठीक। तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी, मतलब ऐसा बॉडी के एक्शन जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो हमारे औकात के बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे भैया, ये इनवॉलेंटरी। तो बॉडी के अंदर में दो एक्शन हो गया, एक तो वॉलेंटरी एक्शन होता है, दूसरा इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। तो देखो वॉलेंटरी एक्शन हो गया, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी समझ में आ गया, चलना फिरना घूमना हंसना नाचना, ये सब वॉलेंटरी है। हार्ट बीटिंग, सलाइवा का सिक्रीशन, आई का ब्लिंकिंग, ये सब इनवॉलेंटरी एक्शन के अंदर आता है। तो देखो भैया वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये सब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन करेगा पढ़ेंगे, मन करेगा नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द वॉलेंटरी एक्शन, ठीक। और तुम चाहते हो कि आप हमेशा करना वॉलेंटरी ही चाहते हो, ठीक अपने मन के मालिक। इनवॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन हमारी कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। देखो इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, इनकी फंक्शनिंग है, ये सब हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन के अंदर में आते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन में देखो भैया, हार्ट बीटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब जो है ये हमारा इनवॉलेंटरी एक्शन के अंदर में आता है, ठीक। तो इतना हमने आज पढ़ लिया, ये जो अपना थोड़ा सा सीएनएस था, पीएनएस था, ये भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बाद देखो हम इसके आगे हम पढ़ेंगे अपना रिफ्लेक्स पाथवे वगैरह। जैसे मान लो हम अचानक से तुमको आकर के पिंच कर देते हैं, हथौड़ा मार देते हैं, ठीक है ना, तो तुम्हारा पैर आगे जाएगा पीछे जाएगा, तुम्हारी बॉडी रिफ्लेक्स में एक्शन करेगी ना, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक लेक्चर यार आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो इस वाले चैप्टर में भी हमारा क्या कोशिश रहा कि मैं आपको एटलीस्ट अपने साइड से हर एक चीज जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ। तो मैंने कोशिश किया यार कि इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एक सेगमेंट है इसको मैं कवर कर लिया, जो अपना न्यूरॉन वाला पार्ट है, जो आपको बहुत हार्ड लगता होगा, शायद हार्ड लगता होगा। तो ये अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कहीं और का वीडियो देख करके समझ लो, घर पे जा करके पढ़ के भैया समझो। तो ये तुम्हारे ऊपर है। चलिए जी। तो इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम सब कवर कर पाए, है ना। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइन है, हम आपको सुनाने का कोशिश करते हैं, होपफुली आपको मजा आएगा, आप थोड़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। इसके बाद हम अपना लेक्चर को एंड करते हैं। तो यार एक लाइन मैंने कहीं पे पढ़ा है कि तुमसे भी दिग्गज हैं भरे पड़े, क्या बोला, तुमसे भी दिग्गज हैं भरे पड़े, वसुधा की सैया पर खड़े खड़े, क्या बोला, तुमसे भी दिग्गज हैं भरे पड़े, वसुधा की सैया पर खड़े खड़े, मगर एक बात तुम्हें ध्यान रहे, मगर एक बात तुम्हें ध्यान रहे, खुद पर तुमको अभिमान रहे, जीवन के इस समर रंज में, जीवन के इस समर रंज में पकड़ न कम होने देना, राह कठिन तो होंगे ही पर संयम मत खोने देना, क्या बोला, राह कठिन तो होंगे ही पर संयम मत खोने देना। दैट मीन्स कि यार थोड़ा सा भी हार्ड लगेगा सब कुछ, पर पेशेंस बनाए रखो, आगे आने वाले टाइम पे हर एक चीज इजी लगने लगेगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, घूमते रहो, एकदम मौज मस्ती में पढ़ो भैया, सारा चीज एकदम इजी रहेगा। और क्या बोला, हेल्थ इज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो अपने हेल्थ का भी
इसी के साथ ही साथ ख्याल रखो। चलो भैया, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके।